मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद भाइयों में बंटवारा क्यों हो जाता है? जो भाई शादी से पहले एक दूसरे पर जान छिड़क थे, आज वही भाई शादी के बाद एक दूसरे से लड़ने को तैयार क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब एक पौराणिक कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो दोस्तों, आइए अब आपका बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। इस जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिता ने इतने ढोर डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था जिसमें सब परिवार सुख से रह सके। तब किसान का सबसे छोटा बेटा अर्जुन अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। मुझे खलियान में काम करना बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना और उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य किसान के सबसे छोटे बेटे यानी अर्जुन को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, जिनमें एक का नाम आदित्य था और दूसरे का नाम अरुण था, वे अलग अलग काम करते थे। सबसे बड़ा बेटा आदित्य ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वही किसान का मंझला बेटा अरुण एक बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। किसी प्रकार का कष्ट परिवार में नहीं था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंत समय आ रहा है। बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं यह चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। किसान की पत्नी ने उस किसान को वचन दिया और वचन देते ही किसान की मृत्यु हो गई। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूं। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी उन्नति नहीं कर पाता। किसान की पत्नी की बात सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। हम तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा बेटा आदित्य ज्योतिष में बहुत निपुण था। आसपास के लोग आदित्य से कई मामलों में राय लेने आते थे। उसका गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। मंझला बेटा अरुण, जो एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक थी। लेकिन किसान का सबसे छोटा बेटा अर्जुन कड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी दोनों बड़े भाई करते थे। समय गुजरता गया। किसान के दोनों बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया वचन भूल गए। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर दिया। जब किसान के दोनों बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती तो अर्जुन की पत्नी का दिल बहुत दुख रहा था और वह सोचती थी कि हम तो पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को अर्जुन घर वापस आया तो उसे कहने लगी, मेरे भाई के यहां से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है। हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था। उसमें गृह प्रवेश पेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास आए। अर्जुन अपनी पत्नी की बात को सुनकर कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है। मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। तब अर्जुन की पत्नी उदास होकर कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे। हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन पत्नी को गुस्से में देखकर कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं।
पर मैं नहीं जा पाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अर्जुन अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। अर्जुन की पत्नी अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नजारा देखकर पहले से ही बहुत दुखी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। और फिर सोचकर वह अर्जुन से कहने लगी, हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है। घर में खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है? हम भी शौक सांड का जीवन, जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रहकर मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूं। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर अर्जुन को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाट बांट से आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वह अपने भाइयों के साथ नहीं रहेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। फिर अर्जुन ने कहा, माँ, मैं अब साथ में नहीं रह सकता हूं। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। तब जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वह तैयार किए जाते हैं। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती हैं, बेटा, बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की परंपरा है। कोई भी कार्य को करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात को सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सब भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं पर सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे। फिर माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहां से घर पहुंच पाएंगे। तीनों बेटों ने अपनी मां की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा अर्जुन जब वह कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तब अर्जुन ने पूछा, आप लोग उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? तब वहीं के लोग कहने लगे, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमाव बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। उन लोगों की बात को सुनकर किसान का सबसे छोटा बेटा अर्जुन वह कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब वहां के लोग कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं भेंट करेंगे। अर्जुन खेती करने में बहुत ही निपुण था। वह कहने लगा, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से अर्जुन की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें?
तो अर्जुन कहने लगा, उन गोलों को इस जमीन में डाल दो। गोले जमीन में ढक जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। जब गांव वालों ने अर्जुन के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। गांव वालों ने किसान के छोटे बेटे को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 100 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर अर्जुन अपनी मां के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का मंझला बेटा अरुण वह भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। तब अरुण ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? तो वह आदमी कहने लगा, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिताजी ने सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। एक दिन वह बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो टांग मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांध दी तो उस बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकलकर उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ झलक राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर थोप दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा, जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? इसीलिए बड़ा ही चिंता में बैठा हुआ हूं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर किसान का मंझला बेटा अरुण कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? तो वह आदमी कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 200 सिक्के दूंगा। और फिर अरुण बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। और वह वहां से जाने लगा और वह किसान का बेटा कहने लगा, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूं। और फिर किसान के बेटे की बात को सुनकर वह आदमी अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद किसान का मंझला बेटा अरुण कहने लगा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और यह भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगे सही थीं उनका दोष है? अरुण की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। और फिर फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही थीं उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने अरुण को सोने के 200 सिक्के भेंट किए। किसान का मंझला बेटा अरुण भी 200 सोने के सिक्के लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। इधर किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आदित्य था, वह भी कमाई करने के लिए गया। मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार खड़ा था। आदित्य सोचने लगा, ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है? आखिरकार इसकी समस्या क्या है? जब आदित्य आगे बढ़ा तो पहरेदार से पूछा, महोदय एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? फिर किसान के बेटे की बात को सुनकर पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए और आप स्वयं ही पूछ लीजिए। किसान का बेटा जब अंदर गया तो वह कहने लगा, आपको क्या कष्ट है? आप क्यों रो रहे हैं? और आप मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं। तब वह मंत्री कहता है, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कहकर मंत्री एकदम से रोने लगा। मंत्री की बात को सुनकर किसान का बड़ा बेटा आदित्य वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में मदद करूं
तो मेरा क्या पुरस्कार होगा? तब वह मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 300 सोने की मुद्राएं दूंगा। शर्त मंजूर होने के बाद किसान के बड़े बेटे ने उस मंत्री से कहा, मुझे हाथी के पास ले चलो। जब वह हाथी के पास पहुंचा तो उस मंत्री से कहने लगा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौका हो। किसान के बेटे के कहने के मुताबिक जब मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के बेटे ने नाव वाले से कहा, इस हाथी को नाव में खड़ा करें। नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव पानी में डूबने लगी, और फिर जब नाव पानी में डूबने से रुक गई तो किसान का बेटा कहने लगा, जहां पर नाव डूबने से रुकी है वहां पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। किसान के बेटे की बात सुनकर नाव जहां पर डूबने से रुकी थी वहां निशान लगा दिया गया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल दिया। पुनः किसान का बेटा कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि यह नौका उसी निशान तक पहुंच जाए। किसान के बेटे की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए। जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो किसान के बेटे ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो। इन पत्थरों को तोल लो, जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। तब वह मंत्री इस प्रकार अपने हाथी का वजन जानकर बहुत खुश हुआ। शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बड़े बेटे आदित्य को 300 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। आदित्य उन मुद्राओं को लेकर अपनी मां के पास उसी मंदिर में लौट आया। इस प्रकार सभी बेटे जब धन कमाकर मंदिर में लौट आए तो उन्होंने बड़े प्रेम से खाना खाया। दुकान वाले का इतना पैसा बन गया कि तीनों बेटों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा जिससे वे खर्च करके अपने घर वापस आ सके। जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। तुम तीनों बेटों ने मिलकर जो भी धन कमाया उसे इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तुम तीनों मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी रहती है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इसी प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी। जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसी कारण तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे यह वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूं। इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए। उन्होंने भविष्य में कभी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी। तीनों बेटे जो भी कमाएंगे उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे कि क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप लोग जान ही गए होंगे कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जो भाई कम कमाता उसकी अहमियत नजरों में कम हो जाती है। जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी शांति से नहीं रह पाते, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट बांट में हुक्म चलाते हैं, कभी घर के काम में हाथ नहीं बंटा। यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो सोच में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ मौज करें और हम दिन रात मेहनत करें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहें। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक शान कर सकेंगे। बस इस कारण से भाइयों के बीच दरार पड़ना शुरू हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठा करें, फिर जो भी करना हो सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें।
साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। और यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बेटों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।